गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 129 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक कल हो चुका था। कल हमने संवैधानिक विकास जो है शुरू किया था और यह है संवैधानिक विकास का पार्ट 2। कल हमने रेगुलेटिंग एक्ट को देखा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को देखा, चारों चार्टर पर बात की, 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर और 1853 का चार्टर। उसके बाद 1858 का एक्ट भी देखा। अब उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसमें बात होगी 1861 के अधिनियम पर, 1892 के अधिनियम पर, 1909 के अधिनियम पर जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, 1919 के अधिनियम पर, ठीक है, साइमन कमीशन रिपोर्ट पर, 1935 के अधिनियम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट का फुल सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ सकते हो। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 129 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1861 यानी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए, इसके तहत जो है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया, जिसके द्वारा बंगाल, मद्रास और बम्बई में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विभागीय व्यवस्था यानी पोर्टफोलियो लागू की गई। गवर्नर जनरल अपनी परिषद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम पर वीटो कर सकता था। और चौथा कथन है, वायसराय की कार्यकारिणी में एक 5वां सदस्य आर्थिक मामलों पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया। एक स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला इसका करेक्ट है, 1861 के अधिनियम से संबंधित। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, गलत है। 5वां सदस्य शामिल तो किया गया वायसराय की कार्यकारिणी में, लेकिन वो कानून से संबंधित था, आर्थिक मामलों से संबंधित नहीं था या आर्थिक मामलों पर सलाह देने के लिए नहीं था, वो विधिवेत्ता था। तो यहाँ विकल्प डी गलत है, क्योंकि वायसराय की कार्यकारिणी में एक 5वां सदस्य सम्मिलित किया गया जो विधिवेत्ता था, ना कि आर्थिक मामलों से संबंधित। अन्य तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। इन 3 कथन के अलावा इस अधिनियम में और कौन कौन से प्रावधान थे। देखिए, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विभागीय व्यवस्था को लागू किया गया। इस प्रकार भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी, यानी जो कैबिनेट है उसकी नींव पड़ी। गवर्नर जनरल अपनी परिषद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम पर वीटो कर सकता था और गवर्नर जनरल को स्वविवेक से अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये वही अध्यादेश है जो अभी तक चल रहा है। सबसे पहले 1861 में, 1874 से 76 में लोक निर्माण के मामले में गवर्नर जनरल की परिषद में 6ठे सदस्य की नियुक्ति की गई और गवर्नर जनरल को नए राज्य के निर्माण एवं वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार जो है मिला। और गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी प्रांत तथा पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने का भी अधिकार मिल गया। 1861 के अधिनियम में इतना हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ब्रिटिश भारतीय काल में निम्नलिखित में से किसने भारतीय जनता में रोष पैदा किया। लॉर्ड लिटन की नीतियों ने, 1878 के भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम ने, भारतीय शस्त्र अधिनियम ने, इन सभी ने। ब्रिटिश भारतीय काल में जनता में रोष पैदा कर रहे थे ये सभी। लॉर्ड लिटन की नीतियां, 1878 का भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम और भारतीय शस्त्र अधिनियम। डी है इसका आंसर। देखिए, लॉर्ड लिटन के प्रशासन से सरकार के प्रति भारतीयों में कटुता बढ़ गई और इस प्रशासन पर यह आरोप था कि उसने भारतीयों को और निशक्त बना दिया। तीसरा प्रश्न है, एक बड़ा सा परिच्छेद जैसा ही है, पहचानना है किसके कथन है ये, कब कहे गए, किसके लिए कहे गए। किसके लिए मतलब 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के लिए, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के लिए, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के लिए या 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के। इसको मार्लेमेंटो अधिनियम भी कहा जाता है और इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या सुधार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की आलोचना करते हुए दादाभाई नौरोजी ने, किसने, दादाभाई नौरोजी ने कहा, क्या कहा
इसमें किसी सदस्य को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा, ना ही वित्त विचार विनिमय में सदन का मत विभाजन मांगने का, और ना ही इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों अथवा इसके अधिकार द्वारा दिए प्रश्नों के उत्तर में ऐसा करने का अधिकार होगा। इस एक्ट के अधीन बनाए गए नियमों को समाप्त करने अथवा इनमें परिवर्तन करने का अधिकार उस सभा को नहीं होगा जो कानून तथा नियम बनाने के लिए बुलाई जाएगी। किसकी बात हो रही है? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम की या 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की? यहाँ उत्तर 1919 का भारतीय शासन अधिनियम नहीं है और ना ही 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। या तो बी है या ए है। क्या है इसका आंसर? है ऑप्शन नंबर बी, 1892 के अधिनियम की बात हो रही है, भारतीय परिषद अधिनियम। देखिए 1893 के लाहौर अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की आलोचना करते हुए उपर्युक्त शब्द जो है कहे थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। लाहौर अधिवेशन 1893, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। अब समय और आगे बढ़ेगा और आएगा 1909 का अधिनियम। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। बड़ी ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, अलग से सवाल बनता है इस पर कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र या मंडल लिखा होता है उसकी व्यवस्था की गई। तो उत्तर है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो अधिनियम। तथा मुसलमानों के लिए आनुपातिक संख्या के अनुसार केंद्र एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में सीटें जो है सुरक्षित कर दी गई। तो करेक्ट है ये। इसके तहत स्त्रियां तथा वे सभी लोग जो 25 वर्ष की आयु से कम हों वोट नहीं दे सकते थे। ये सत्य है क्या? बिल्कुल, जो 25 साल से कम है वो वोट नहीं दे सकता। तो यहाँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। सी है इसका आंसर। देखिए उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त इस अधिनियम में मुसलमानों की अपेक्षा गैर मुस्लिमों के लिए मताधिकार की योग्यता को बढ़ा चढ़ा कर रखा गया था और मत देने के लिए संपत्ति की योग्यता बहुत ऊंची रखी गई थी। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को गवर्नर जनरल की परिषद में प्रवेश पाने का अधिकार प्राप्त हुआ। श्री ACP सिन्हा इस परिषद के पहले भारतीय सदस्य बनाए गए। देखिए आरंभ में उदारवादी कांग्रेसी नेताओं ने इस अधिनियम का स्वागत किया किंतु जल्द ही इसे प्रतिक्रियावादी और निराशाजनक बता दिया। किसे? 1909 के अधिनियम को, भारतीय परिषद अधिनियम को 1909 के। अब इसके बाद आ जाइए 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के संदर्भ में विचार करना है। इस अधिनियम में पहली बार द्वैध शासन प्रस्तावित किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जिसका उद्देश्य भारतीयों को उत्तरदायी प्रशासनिक कला की शिक्षा देना था। और केंद्रीय स्तर पर पहली बार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना हुई। ठीक है, पहली बार द्वैध शासन प्रस्तावित किया गया है जिसका उद्देश्य है भारतीयों को उत्तरदायी प्रशासनिक कला की शिक्षा देना। और केंद्रीय स्तर पर पहली बार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना हो रही है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों बातें सत्य हैं 1919 के भारतीय शासन अधिनियम से संबंधित। तो 1919 के भारतीय शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम में पहली बार द्वैध शासन प्रस्तावित किया गया जिसका उद्देश्य भारतीयों को उत्तरदायी प्रशासनिक कला की शिक्षा देना था। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारतीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाएगा तथा धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से सुशासन की संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा। देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना हुई तथा पहली बार दोनों ही सदनों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत प्राप्त हुआ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक और प्रश्न है 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के संदर्भ में बताना कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है।
देखिए, इसके द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच प्रशासन के विषयों को केंद्रीय तथा प्रांतीय दो वर्गों में विभाजित किया गया या विभक्त किया गया। प्रांतीय शासन के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ठीक है, इसमें और दूसरा विकल्प है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर भी लागू किया गया। और इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र का परिसीमन था। और अंत में एक और विकल्प है इससे संबंधित, इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। देखिए, यहाँ पहला वाला विकल्प सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, चौथा वाला जो है गलत है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली नहीं, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर। तो विकल्प डी गलत है, क्योंकि प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई जिसमें सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी। मत देने का अधिकार संपत्ति संबंधी योग्यता पर आधारित था और महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ए बी सी। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वैध प्रशासन का जन्मदाता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? फादर ऑफ डुअल एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? मॉन्टेग्यू, रिपन, लिटन, लायोनेल कर्टियस। लॉर्ड लिटन नहीं है, लॉर्ड रिपन नहीं है, मोंटेस्क्यू नहीं है। इसका उत्तर है लायोनेल कर्टियस, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, द्वैध प्रशासन का जन्मदाता लायोनेल कर्टियस को माना जाता है। द्वैध शासन की रूपरेखा पहली बार लायोनेल कर्टियस और विलियम ड्यूक ने एक लेख के द्वारा प्रस्तुत की थी। तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में एक और सवाल है, तीन स्टेटमेंट वाला, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, इसके तहत प्रांतीय शासन के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और न्याय हस्तांतरित विषय थे। राजस्व तथा वित्त विषय आरक्षित श्रेणी में रखे गए, जिसका प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी को करना था। देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, दूसरा वाला भी सही है। ये तीसरा वाला उल्टा फुल्टा कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, न्याय, ये जो है आरक्षित विषय हैं जो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के पास होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ हमको जो जहाँ जहाँ 3 है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कथन डी जो है गलत है, असत्य है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सहकारी समितियां हस्तांतरित विषय थे जिनका प्रशासन उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के हाथों में दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा न्याय, पुलिस, वित्त, राजस्व, समाचार पत्र और सिंचाई ये आरक्षित श्रेणी में रखे गए विषय थे जिनका प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी को करना था। इसलिए ऊपर के दोनों सत्य हैं और डी तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो असत्य है। ठीक है, पुलिस और न्याय हस्तांतरित विषय। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो हस्तांतरित है, यानी यहाँ गलती हुई है पुलिस और न्याय की वजह से, पूरा स्टेटमेंट कट गया ये। यहाँ एक कॉमा होना चाहिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब बात होगी इसके बाद जो अधिनियम आएगा, यानी 1935 का अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई तथा प्रांतों में दोहरे शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अलग से प्रश्न पूछते हैं, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिनियम है ये 1935 का अधिनियम। इसके तहत बम्बई, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। देखिए, यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। ठीक है, बम्बई तथा बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी, पंजाब और आंध्र प्रदेश में नहीं, इसलिए तीसरे वाले को हमको गलत करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी है इस बार विकल्प में।
तो 1935 के अधिनियम द्वारा बम्बई में, मद्रास में, बंगाल में, संयुक्त प्रांत में और बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई, जबकि पंजाब और आंध्र प्रदेश में यह व्यवस्था नहीं की गई। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है, बाकी दोनों के दोनों करेक्ट हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया तथा यह सुनिश्चित किया गया कि अब भारत सचिव कुछ परामर्शदाताओं के परामर्श पर कार्य करेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर, और अंतिम प्रश्न है ये, साइमन कमीशन रिपोर्ट पर बात होगी। देखिए, साइमन कमीशन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है साइमन कमीशन रिपोर्ट, सवाल बनते हैं इससे एग्जाम में। देखिए, साइमन कमीशन ने द्वैध शासन को समाप्त करने एवं प्रांतों में स्वायत्तता सौंपने की सिफारिश की। इसने प्रांतीय विधान मंडलों के विस्तार एवं मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व देने का भी प्रस्ताव रखा। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। भारत में साइमन कमीशन जो आया था, ये तो रिपोर्ट थी उसकी, साइमन कमीशन की, तो उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। देखिए, यहाँ करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। उक्त सिफारिशों के अतिरिक्त साइमन कमीशन रिपोर्ट ने केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व नहीं देने, बर्मा को भारत से तथा सिंध को बम्बई से अलग करने, उड़ीसा को अलग प्रांत बनाने, सेना का भारतीकरण करने, भारतीय विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए काउंसिल बनाने आदि की सिफारिश की। ठीक है, ये सभी सिफारिश थी साइमन कमीशन रिपोर्ट में, साइमन कमीशन की। तो 10 प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट पर, और 1935 के अधिनियम से अभी 3-4 सवाल और बनेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, वो जो नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर प्रैक्टिस करते रहिएगा।